हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो हमने पास में बात कर रखी है कि कैसे हमें अब लॉन्गर रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जो कॉम्बैट है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। अब लॉन्गर रेंज की ज़्यादा एक्यूरेट और ख़तरनाक मिसाइल्स जो हैं ये मॉडर्न कॉम्बैट का पार्ट है। तो अगर आपको एयर टू एयर कॉम्बैट में डोमिनेट करना है तो आपको BVR कॉम्बैट में डोमिनेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपको लॉन्गर रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स चाहिए जो कि ज़्यादा इफेक्टिव हों, साथ में मॉडर्न भी हो, जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी अच्छी हो और डेटा लिंक के थ्रू इनको लॉन्गर रेंज में गाइड किया जा सके। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये एक ऐसी जगह निकल कर आई है जहां पर इंडियन एयरफोर्स को इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है। ऑल्दो हमारे डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसके अंतर्गत हम लॉन्गर रेंज की बियॉन्ड विजुअल रेंज कॉम्बैट मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, चाहे ये अस्त्र मार्क 2 हो या SFDR मिसाइल हो। तो अस्त्र मार्क 2 में आपको ऑलमोस्ट 150 से 160 किलोमीटर की मैक्स रेंज मिलेगी। वहीं पर SFDR में आपको ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर के आसपास की मैक्सिमम रेंज मिलने वाली है। खैर ये नियर फ्यूचर की बात है। ऑल्दो अस्त्र मार्क 2 आपकी अगले साल तक सर्विस में इंडक्ट होना चालू हो जानी चाहिए। अस्त्र मार्क 3 को आते आते 2027-2028 हो जाएगा। बहुत ज़रूरी है कि प्रेजेंट में भी हम ये कैपेबिलिटी मेंटेन करें, जिसके अंतर्गत अगर हमें कुछ मिसाइल्स इंपोर्ट भी करनी पड़े जो लॉन्गर रेंज में टारगेट्स को हिट कर पाए तो इसमें कोई बुराई नहीं है। एज अ स्टॉप गैप यहाँ पर हम मिसाइल्स ले सकते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, तो मिसाइल एक ऐसी चीज़ है जो जितनी ज़्यादा हो उतनी बेहतर। तो अगर आप कुछ मिसाइल्स इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो वो आपके डोमेस्टिक प्रोग्राम को हर्ट नहीं करने वाली है। अगर आपने बाहर से कुछ लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स ले ली तो इसका मतलब ये नहीं है कि अस्त्र मार्क 2 या फिर SFDR का जो प्रोक्योरमेंट है वो अफेक्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों को लेकर इंपोर्ट इनसिक्योरिटीज रखने की जरूरत नहीं है। उल्टा अगर आपका जो फाइटर प्लेटफॉर्म है उसमें मल्टीपल वेपन फायरिंग कैपेबिलिटी है तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट ऐड करता है, खासकर अगर आप ये अपने डोमेस्टिक प्लेटफॉर्म में कर पाते हैं, क्योंकि ये आपके प्लेटफॉर्म के एक्सपोर्ट पोटेंशियल को बढ़ाएगा। तो अगर ऐसी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स आप इंपोर्ट करके तेजस जैसे प्लेटफॉर्म में इंटीग्रेट कर भी देते हैं तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट की तरह ही काम करेगा। तो यहाँ पर कोई इंपोर्ट इनसिक्योरिटीज नहीं होनी चाहिए। डोमेस्टिक प्रोग्राम आपका कोई भी अफेक्ट नहीं होगा और इसलिए अगर इंडियन एयरफोर्स द्वारा रुद्रम के रहते हुए भी लोरा मिसाइल्स कंसीडर करी जा रही हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि रुद्रम भी आपको बड़े नंबर्स में चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनके प्रोक्योरमेंट में कोई इशू आने वाला है। ऐसे वेपन्स के मामले में आपकी इन्वेंट्री जितनी डाइवर्स हो और बड़ी हो उतना अच्छा है। तो हमने पास में बात करी कि कैसे रशिया की R-37M मिसाइल जो है ये एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल है और यहाँ पर आपको 200 से 400 किलोमीटर की मैक्सिमम रेंज मिल जाती है। अपग्रेड के बाद इनको रशिया ने अपनी Su-30 SM-2 फाइटर पे इंटीग्रेट किया है और ये मिसाइल्स Su-30 MKI से भी इंटीग्रेट हो सकती हैं। कई जगह पर मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है कि इंडिया इस चीज़ को लेकर सीरियसली कंसीडर भी कर रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में इस मिसाइल ने वैसे ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। इवन यहाँ तक कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 200 किलोमीटर के ऊपर भी यूक्रेनियन टारगेट को इस मिसाइल ने हिट किया है। तो ये एक 510 किलोग्राम की मिसाइल है जो कि मैक्स 6 की स्पीड को अचीव कर पाती है, प्योर बूस्टर एनर्जी पर राइड करती है और एक बूस्ट सस्टेन्ड सॉलिड रॉकेट यहाँ पर दिया गया है जिसकी वजह से ये इतनी लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट कर पाती है। तो मिसाइल का प्लस पॉइंट ये है कि ये काफ़ी लॉन्ग रेंज में टारगेट को हिट कर सकती है। माइनस पॉइंट ये है कि ये काफ़ी हैवी मिसाइल है। तो अगर एयर टू एयर कॉम्बैट में आप हैवी लोड के साथ जाते हैं तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ऐड करता है। इसलिए जो Su-35, Su-30 और MiG-31 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म हैं वो इन्हें कैरी करते हैं। अगर आप इन्हें MiG-29 से इंटीग्रेट कर देंगे तो ये डेफिनेटली इंटीग्रेट होकर फायर भी होंगी, लेकिन एयरक्राफ्ट की मनोरेबिलिटी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करेंगी, जो कि आप नहीं चाहते हैं। तो हाँ, इन्हें Su-30 MKI से इंटीग्रेट किया जा सकता है, लेकिन पर्टिकुलर पर्पस के लिए। तो ये आपको एक यूनिक कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराएंगी। लेकिन क्या आप इन्हें दूसरे प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो आइडियल नहीं होगा। अब यहाँ पर आता है एक इजरायली ऑफर। तो इजराइल ने भी एक वेरी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप करी है जिसके बारे में ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती हैं और इस मिसाइल को इंडिया को ऑफर भी किया गया है। तो इस मिसाइल का नाम है स्काई स्टिंग और ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन है डेविड्स स्लिंग की स्टनर मिसाइल का। तो जो इजराइल का डेविड्स स्लिंग एयर डिफेंस सिस्टम है ये अप्रॉक्सीमेटली 300 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है। तो इसकी जो स्टनर मिसाइल है ये इतनी रेंज में टारगेट को हिट कर सकती है, लेकिन वहाँ पर मिसाइल की कन्फिग्रेशन डिफरेंट है। तो वहाँ पर अगर आप सीकर डिज़ाइन देखेंगे तो आपको 2 सीकर दिखाई देगा। एक IIR सीकर है यानी कि इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है और दूसरा आपका एक्टिव सीकर है जिसके अंतर्गत AESA रडार लगा हुआ है। तो ये स्टनर मिसाइल काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिसाइल है। इसकी किल प्रोबेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, साथ में
अनमैच्ड इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी मिलती है और 2 स्टेज की मिसाइल है जिसमें एक बड़ा बूस्टर लगा हुआ है। तो इस मिसाइल को भी एयर टू एयर कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी गई थी, लेकिन बाद में इसी को मॉडिफाई करके स्काई स्टिंग मिसाइल को डेवलप किया गया। ये एक 170 किलोग्राम की मिसाइल है और ये ट्रिपल पल्स को यूज करती है। तो यहाँ पर एक्चुअल रेंज कोट नहीं करी गई है, पर स्पेकुलेशन है कि ये 200 किलोमीटर के ऊपर की ही है और लेस मनोरेबल लार्ज टारगेट के लिए ये 250 किलोमीटर के अप्रॉक्स की भी मानी जाती है। तो इसको 6th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल इजराइल द्वारा कहा जा रहा है। यहाँ पर जो सीकर यूज किया गया है ये एक AESA सीकर है और इसमें काफ़ी बेहतरीन इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर कैपेबिलिटी आती है, जिसकी वजह से आप इनको जैम नहीं कर सकते। साथ में इनका सीकर लॉन्गर रेंज में टारगेट को लॉक कर सकता है, जिसकी वजह से आपको एक्सट्रीम ड्यूरेशन तक गाइडेंस प्रोवाइड कराने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल पल्स का इस्तेमाल किया गया है तो ये आपको शॉर्ट रेंज में और लॉन्ग रेंज में हायर एनर्जी लेवल पर मिलेगी, जिसकी वजह से आप चाहे शॉर्ट रेंज के टारगेट को इंटरसेप्ट करें चाहे लॉन्गर रेंज के टारगेट को इंटरसेप्ट करें, दोनों ही केस में आपको हायर इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी मिलेगी। साथ में इस मिसाइल में आपको 2-वे डेटा लिंक मिलेगा, जिसकी वजह से दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी इन्हें गाइड कर पाएंगे, भले ही उनसे ये फायर ना हुई हो। तो अवैक्स गाइडेंस भी इनसे आप कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली हमारे द्वारा जो फैल्कन अवैक्स यूज़ किए जाते हैं वो भी इजरायली ओरिजिन के हैं, तो डेटा लिंक कनेक्टिविटी में इशू नहीं आएगा। और अगर आप अवैक्स को यूज़ करते हुए मिसाइल्स को यूज़ करेंगे तो इनकी पूरी रेंज का यूटिलाइजेशन आप कर पाएंगे। तो इस मिसाइल का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है वो पहला तो ये होगा कि ये ट्रिपल पल्स वाली मिसाइल है, तो अपनी एनर्जी अपनी पूरी फ्लाइट पाथ में ये मेंटेन कर पाएगी और इसका नो एस्केप जोन काफ़ी ज़्यादा बड़ा होगा। साथ में इसका वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, 170 किलोग्राम इसको R-77 की वेट कैटेगरी में लाता है और उस वेट क्लास में इसकी जो रेंज है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट है। साथ में इसका डायमेंशन भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो अगर Su-30 MKI से इनका इंटीग्रेशन होता है तो ऐसी मल्टीपल मिसाइल्स आपका एक प्लेटफॉर्म कैरी करने में सक्षम होगा और आप उसे एज अ मिसाइल ट्रक भी इस्तेमाल कर पाएंगे। साथ में इनको LC तेजस से भी इंटीग्रेट किया जा सकेगा और मल्टीपल ऐसी मिसाइल्स तेजस भी कैरी कर पाएगा। तो तेजस से तो इनका इंटीग्रेशन किया जाना चाहिए, ये एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी अच्छा होगा। साथ में इस मिसाइल के साथ जो बड़ा प्लस पॉइंट ऐड होगा, जैसे कि हमने बताया, वो ये होगा कि हमारे जो दूसरे सिस्टम्स हैं वो भी इजरायली हैं। जैसे कि जो डेटा लिंक हम यूज़ करते हैं ये बीनेट है, इजरायली है। जो अवैक्स हम यूज़ करते हैं फैल्कन अवैक्स, ये इजरायली है। तो आप इन मिसाइल्स की पूरी कैपेबिलिटी का यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। इस लिहाज से भी इन मिसाइल्स को कंसिडर करना बनता है। तो इन मिसाइल्स के थ्रू सिग्निफिकेंट स्ट्राइकिंग कैपेबिलिटी मिलेगी। बाद में हमारी जो डोमेस्टिक मिसाइल्स आ रही हैं वो तो यूज़ होंगी ही। एक और चीज़ यहाँ पर ऐड होगी कि कैपेबिलिटी में ये अस्त्र मार्क 2 के ऊपर आएंगी और SFDR से नीचे आएंगी, और ये चीज़ आपको प्राइस में भी मिलेगी। SFDR जो मिसाइल होगी वो आपको हर जगह यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि उसका प्राइस बहुत हाई है। अगर कोई हाई स्टेक टारगेट है और लॉन्गर रेंज में है तो उसका यूज़ करना बनता है, अदरवाइज़ इन मिसाइल्स को यूज़ करना ज़्यादा सेंस बनाएगा। तो अगर ये मिसाइल्स ली भी जाती हैं तो ये एक्चुअली हमारे किसी भी डोमेस्टिक प्रोग्राम को अफेक्ट नहीं करेंगी और कैपेबिलिटी में बड़ा इजाफा करेंगी। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।